प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वितान भाग 2 का आखिरी पाठ, जो बहुत बड़ा है लेसन, इस पाठ का समरी हम बताने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका एन फ्रैंक है। डायरी के पन्ने। तो संक्षेप में हम एन फ्रैंक के विषय में जानते हैं। वैसे तो एन फ्रैंक ने ही लिखा है, तो उन्हीं के विषय में हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा। जन्म फ्रैंकफर्ट शहर में 12 जून 1929 को हुआ था एन फ्रैंक का जन्म, और इनकी मृत्यु मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हुई। फरवरी 1945 बर्गन बेल्सन जर्मनी में। इनकी डायरी शैली में लिखी गई एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने शीर्षक को हम बताने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखित द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो मूल डायरी का नाम है वो द डायरी ऑफ यंग गर्ल है, लेकिन उसी के कुछ लगभग 10 दिनों का जो डायरी उन्होंने लिखा था उसको हमारे हिंदी बुक में संकलित किया गया है डायरी के पन्ने शीर्षक से। यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए जुल्मों का प्रमाणिक दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को सबसे अधिक प्रभावित होना पड़ा था। यहूदियों को अनेक अत्याचार सहन करने पड़े। लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में यातनाएं भोगते हुए मौत का शिकार होना पड़ा। लगभग 5 वर्षों तक मौत का यह खेल चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धों में इतिहास बनने, बिगड़ने और बदलने की क्षमता होती है, इस बात को ध्यान रखना है। विश्व युद्ध जो है इतिहास बदल देता है। द्वितीय विश्व युद्ध भी एक ऐसा ही युद्ध था जिसने समूची यहूदी जाति की संस्कृति एवं परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस युद्ध का दंश कई पीढ़ियों तक झेलना पड़ा यहूदी परिवारों को। उसी यहूदी परिवार में एन फ्रैंक का परिवार भी था। सन 1933 में मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद, हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम था नाजी पार्टी, उसकी जीत हुई 1933 में। वहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा। जैसे हिटलर की विजय हुई, यहूदियों का विरोध शुरू होने लगा, प्रदर्शन, विरोध। तब फ्रैंक परिवार ने अपने को फ्रैंक परिवार, एन फ्रैंक और उनका परिवार अपने को, क्योंकि वो यहूदी थे, असुरक्षित अनुभव करने लगा और धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ तक तो सब कुछ ठीक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक तो सब ठीक था, पर मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों पर अत्याचारों का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। एन फ्रैंक भी एक यहूदी बालिका थी। उसका परिवार भी हॉलैंड में रहता था। जब हॉलैंड में यहूदियों का उत्पीड़न होने लगा तो फ्रैंक परिवार जुलाई 1942 में अज्ञातवास पर चला गया। अज्ञातवास पर जाने की योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन अज्ञातवास पर जाने का तत्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गरेट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूइश इमिग्रेशन द्वारा बुलाया जाना। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायने को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय अज्ञातवास को बोलते हैं, जहाँ छुप करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बिताते हैं। वे अपने बदन पर कपड़ों के कई तहें जमाए
एन फ्रैंक लिखती है कि अधिक से अधिक कपड़ों को हम लोग अपने शरीर पर पहन लिए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और खाने पीने का जो सामान था उसे लेकर जाना था, तो कपड़े को ले जाना संभव नहीं था, इसलिए शरीर पर ही पहन लिए। घर से निकल पड़े। यहूदियों को किसी सवारी पर चढ़ना मना था, कोई सवारी पर चढ़ना ही मना था, कोई सवारी उन्हें ले नहीं जा सकती, तो पैदल ही वो लोग निकल पड़े रात में। अतः वह पैदल उस अज्ञात स्थल की ओर चल पड़े। उनका यह अज्ञात स्थान था ऑटो फ्रैंक, जो एन फ्रैंक के पिताजी का नाम था। ऑटो फ्रैंक उन्हीं के दफ्तर के भवन के पिछले हिस्से की मंजिल पर, जिस तक पहुंचने की सीढ़ियां अलमारियां की एक कतार पीछे छिपी थी। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य रहने आए थे। उन्हीं के एन फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक के मित्र थे, उनके भी परिवार के 4 सदस्य थे। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की पूरी सहायता मिली। उनकी सहायता से वे 2 साल तक अज्ञातवास काटने में सफल रहे। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना के आधार पर हिटलर की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने उसके इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोगों को नाजियों ने पकड़कर यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी की हार के बाद जब यातना गृहों में यहूदियों को आज़ाद कराया गया, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ यहूदियों की आहुति ली गई। आहुति देना माने बलिदान देना। यहूदी परिवारों को ही बलिदान दिया जा रहा था, जिसमें स्वयं एन, उसकी माँ और बहन सम्मिलित थी। एन फ्रैंक ने इन्हीं 2 वर्षों के अज्ञातवास में अपनी बहुचर्चित डायरी लिखी। बहुत ही फेमस द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से यह उसकी पुस्तक जो प्रकाशित की गई थी, बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन किन परिस्थितियों का सामना यहूदी परिवार किया और किन किन परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, ये सारी बातें बड़े ही बारीकी से एन फ्रैंक ने लिखा। हालांकि उस समय उसकी उम्र मात्र 14-15 साल ही थी। अपने 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली कवर लगा करके उस उपहार स्वरूप डायरी मिली, तभी उसने निर्णय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। चूँकि उससे कोई बात शेयर भी नहीं करता था, कोई इससे सलाह मशविरा नहीं करता था, तो वो अपना विचार डायरी में ही लिखती थी। इस डायरी को उसने उपहार में मिली एक गुड़िया किट्टी, उसी दिन पर डायरी के साथ एक गुड़िया भी मिली थी जिसका नाम किट्टी रखी थी। उसने को संबोधित करके लिखना आरंभ किया। उसी निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके डायरी में लिखना प्रारंभ किया। डायरी लिखने का प्रमुख कारण यह था कि कोई उससे विचारों का आदान प्रदान नहीं करता था, कोई उससे सलाह मशविरा नहीं करता था, अपनी भावनाओं को वो किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी, तो फिर वही निर्जीव गुड़िया किट्टी के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। परंतु 1 महीने के अंदर ही यह नौबत आ गई। एन अपने परिवार के साथ अज्ञातवास में चली गई, लेकिन उसका डायरी लिखना जारी रहा। अज्ञातवास में आने से पहले ही उसने शुरू कर दिया था डायरी लिखना। अभी 1 महीने ही लिखी थी कि अज्ञातवास में जाना पड़ा, छुपने की जगह पर जाना पड़ा जो उसके पिताजी के ऑफिस में छुपे थे। उससे पहले अगस्त 1944 को डायरी का अंतिम भाग लिखा। उसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों के साथ नाजी पुलिस द्वारा पकड़ी गई और यातना गृह भेज दी गई। संयोग से यह डायरी पुलिस के हाथ लग गई। सन 1945 में एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई। उस समय मात्र 16 साल की थी। यातना गृह से आज़ाद होने के बाद ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, ऑटो फ्रैंक उनके पिताजी का नाम था एन फ्रैंक की।
इसे आप याद रखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उनके पिता का नाम क्या था। अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उसके लेखन से प्रभावित होकर उन्होंने इस डायरी को प्रकाशित करवाया। लेखन से प्रभावित हुए, जब एन फ्रैंक गुजर गई तब उनके पिताजी को एहसास हुआ डायरी को पढ़ करके कि कितनी बड़ी बड़ी बातें मेरी बेटी ने लिखा था। तब उसको वो प्रकाशित करने की ठाने और उन्होंने प्रकाशित करवाया। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाजियों के अत्याचारों का दास्तान का कच्चा चीठा खोला है। हॉलैंड पर जर्मनी के अधिकार के बाद हॉलैंड में रहने वाले यहूदियों को ऐसी यंत्रणाओं के दौर से गुजरना पड़ा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नाजियों के भय से यहूदी महीनों तक तहखाने में छिपे रहते। तहखाने भूमिगत जो बने होते हैं, उन्हें भूख, गरीबी, बीमारियों से जूझना पड़ता था। वे तब तक ही बचे रहते जब तक कि नाजी उन्हें पकड़ न ले। नाजियों से बच कर के ही रहते थे। जब तक नाजियों से उनकी मुलाकात नहीं होती, वो उन्हें खोज नहीं पाते, तभी तक जिंदा रह पाते थे। मिलते ही उन्हें मरना निश्चित हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में 2 यहूदी परिवार 2 साल तक अज्ञातवास में छिपे रहे। गुप्त आवास में व्यतीत किए गए इन 2 सालों के अनुभवों को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अंकित किया है, लिखा है। इस डायरी में एन फ्रैंक ने भय, द्वितीय विश्व युद्ध से, उन नाजियों से कितना भय था यहूदी परिवार का, आतंक, भूख, गरीबी, प्यार, मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, घृणा, पकड़े जाने का खौफ, बढ़ती दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी का जीवंत वर्णन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है, जो 15-16 साल के किसी पुरुष या स्त्री के लिए संभव नहीं है। डायरी के पन्ने में पाठ में डायरी के केवल 10 दिनों को रखा गया है। मैंने पहले भी बताया था, जो डायरी के पन्ने रखा गया है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उस पुस्तक से केवल 10 दिनों को ही इसमें संग्रहित किया गया है, जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 में। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 को डायरी में लिखा है कि उसे ऐसा अनुभव होता है मानो पूरी दुनिया उलट पलट गई है। मार्गोट आकर एन को बताती है कि पापा के लिए ASS का बुलावा आया है। यह बुलाने का अर्थ अच्छी तरह समझती है। उस बुलावे का अर्थ वो समझती है कि क्यों बुलाया गया है, अतः वह कांप उठती है। उसके बाद उन्होंने अज्ञातवास में जाने के लिए चीज़ें एकत्र करना आरंभ कर दिया। मार्गेट ने भी इस कार्य में सहायता की। 9 जुलाई 1942 को वे किसी प्रकार छिपाते पैदल ही अज्ञातवास पर पहुंच गए। 2 परिवार, वान दान और एन फ्रैंक का परिवार। वहाँ उनके साथ वान दान, उनका बेटा पीटर था। उनका अज्ञातवास पापा के दफ्तर, एन फ्रैंक के पिताजी के दफ्तर के पिछले हिस्से में था। लेखिका ने अज्ञातवास का पूरा विवरण लिखा है। कैसा कमरा है, कितना गंदा था, कैसे साफ़ करना है, किस तरह से दिन में पर्दे लगा करके रहना होता था, रात में भी लाइट नहीं जला सकते, बिजली रहते हुए भी। एक तो बिजली कम रहती थी, क्योंकि जैसे ही लाइट जलेगी तो लोगों को संदेह हो जाएगा कि कोई उसमें परिवार छुपा हुआ है, तो अंधेरे में रहना होता था। इन सब का बड़ा ही मार्मिक वर्णन उसने किया है अपनी डायरी में। 10 जुलाई 1942 का सारा दिन काम में बीत गया। रात को सारे लोग थक हार कर सो गए। 28 नवंबर 1942 के दिन एन ने डायरी में लिखा है कि बिजली की ज़्यादा खपत के कारण बिजली कट गई। अंधेरे में काम करना पड़ता था। उसने लिखा है कि वे किसी प्रकार समय व्यतीत करते हैं और उन्हें कौन सा डर सताता रहता है। सारी बातों का उल्लेख अपनी डायरी में किया है। कोई नाजी उन्हें देख न ले, हमेशा छुप करके रहना होता था, डर कर रहना होता था। नीचे चोर आकर के भी दरवाजे तोड़ करके चुराना चाहते थे।
इतनी भुखमरी की स्थिति हो गई थी कि कोई डॉक्टर इलाज करने नहीं आता था। बड़ी नोट चलती नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर स्कूटर रोक करके अगर दूसरे तरफ मुड़ा, स्कूटर गायब। इस तरह की स्थिति हो गई थी। कई बार नीचे इनके जिस ऑफिस में रुके थे, चोर दरवाज़ा तोड़ तोड़ कर अंदर घुस जाते। आवाज़ होती तो ये लोग जाते, फिर भागते। जैसे ही ऊपर आते फिर से आ जाते। बार बार ऐसा होता था। सारी बातों का वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में किया है। 19 मार्च 1943 के दिन एन ने डायरी में लिखा है कि उन्हें किसी प्रकार आर्थिक अभाव को झेलना पड़ा और टर्की के युद्ध में शामिल न होने में निराशा हुई। वह रविवार का दिन फिल्म और तस्वीरें देखना व्यतीत कर देती है। फिल्म और तस्वीरें देखने में संडे के दिन उसे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम, समीक्षाएं याद है। 28 जनवरी 1944 को लिखे पृष्ठ में उसने बताया कि वह किस प्रकार मिसेज वान दान की कहानियाँ और मिसेज डसेल की पुरानी बातों से ऊब चुकी है। बार बार जब वो मिलती अपनी एक ही कहानी को दोहराती रहती, जिसको सभी जो कहानी जितने परिवार के सदस्य वहाँ रहते थे, 2 परिवार के, सबको कंठस्थ हो गई थी कि वो क्या कहना है उनको, इसके आगे क्या बोलेंगी, सब कुछ याद था। बार बार सुनते सुनते उससे वो ऊब चुकी थी। अज्ञातवास में रहते हुए उन्हें किस प्रकार राशन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। 29 मार्च 1944 को लिखी डायरी में एन ने लिखा है कि कैबिनेट मंत्री बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाले पत्रों और डायरियों का संग्रह किया जाएगा। यह बात सुनकर एन अत्यधिक रोमांचित हो जाती है, अत्यधिक उत्साहित हो जाती है, खुश हो जाती है। इसमें उसने हवाई हमले से कैसे औरतें डर जाती है, घर कैसे कांपते हैं, जब बम गिरते हैं तो गोले, तो घर पत्ते की तरह हिलने लगता था, घरों में कैसी कैसी महामारियां फैली हुई है आदि का वर्णन किया है। डच लोग लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर जो भी हाथ लगता उसे उठा ले जाते थे। उनकी नैतिकता ठीक नहीं थी। वे सब भूखे थे क्योंकि 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल जा पाता था। 11 अप्रैल 1944 को लिखे डायरी में के पृष्ठ में एन ने लिखा है कि शनिवार को तेज गोलीबारी शुरू हो गई। वे अपनी छत से तब तक नीचे नहीं उतरी जब तक उन्होंने नीचे जोर का धमाका नहीं सुना। उसके पापा ने बताया कि पुलिस के आने की आशंका है। कुछ लोग बराबर गोदाम में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे थे। 13 जून 1944 को एन ने डायरी में लिखा है कि उनका जन्मदिन बीत गया। वह 15 साल की हो गई। जन्मदिन पर उसे उपहार भी मिले। मौसम अत्यंत खराब होने पर भी हमले शानदार तरीके से हो रहे थे। मौसम का कोई असर नहीं था गोला गिराने में, अटैक करने में। चर्चिल को पता नहीं डर किस चिड़िया का नाम है। चर्चिल बिल्कुल डरता नहीं था, उसे पता ही नहीं था डर किस चिड़िया का नाम है। वह जन्मजात बहादुर है, ऐसा लिखा है उसने। डच लोग ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं। लॉर्डों को कायर कहा जाता है। ये लिखते लिखते एन आत्मविश्लेषण करने लगती है। वह लिखती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। जो वान दान का लड़का था, उन्हीं के साथ रहता था। उनका स्नेह बढ़ता ही जा रहा है। उसके कमरे में 1-2 दिन न जाने पर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, ऐसा उसने लिखा है। वह भला लड़का है। पीटर और उसने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में व्यतीत किए। वे दोनों प्रायः भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एन विश्वास व्यक्त करती है कि एक दिन दुनिया में औरतों का सम्मान किया जाएगा। औरतों की जो दशा थी उस समय उसको बखूबी वो जानती थी किस तरह से तुच्छ समझा जाता था। लेकिन एक 15-16 साल की लड़की औरतों के विषय में जो बहुत बड़ी बात कही है उसने अपनी डायरी में। अगली सदी तक यह मान्यता बदल जाएगी कि बच्चे पैदा करना औरतों का काम, केवल औरतों का काम बच्चे पैदा करना ही नहीं है। ये 14-15 साल की लड़की ने लिखा है इसे। औरतें सदा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी। और निश्चित रूप से आज हम देख रहे हैं कि कितनी औरतें पुरुष से जरा भी किसी मामले में कम नहीं है। वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जा रही है। यह बात
44-45 में ही एन फ्रैंक ने लिख दिया था। एन फ्रैंक द्वारा लिखित यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों की एक जीवंत दस्तावेज है। यहूदियों पर नाजी किस तरह से जुल्म ढाते थे, कितना अत्याचार किए, उसका कच्चा चिट्ठा एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है। साथ ही साथ औरतों को केवल बच्चा जन्म देना तक ही सीमित रखा जाता था, उस पर भी उसने व्यंग करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में औरतों का सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसे 1952 में एन फ्रैंक के पिता ने प्रकाशित कराया था। उस डायरी को, एन फ्रैंक की डायरी का प्रकाशन 1952 में हुआ था। तो इस तरह से इस पाठ तो बहुत बड़ा है और केवल 10 पेज ही लिया गया है, जबकि एक उपन्यास की तरह है। बहुत मोटी सी डायरी है। 2 साल का पूरा वर्णन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का एन फ्रैंक ने किया है। तो उस दौरान लिखे गए सारी बातें इसमें है, लेकिन हमें 10 दिन का ही पढ़ना है इसमें। तो चूँकि बड़ा चैप्टर है, इसलिए समरी में बताया गया है। हमें उम्मीद है कि पाठ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।